मिस्टर शोभित आर्या, जिससे सगाई की उसी के साथ जाकर सुहागरात। उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। शोभित आर्या ने आगे बढ़कर अपने होठों से उसके लबों पर ताला लगा दिया। धीरे धीरे वो उसके होठों की नरमी चुराने लगा तो वो स्तब्ध रह गई। 6 महीने बाद वो इस स्पर्श को महसूस कर रही थी। क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? पहली बार तो नहीं छू रहा। 6 महीने तक शोभित ने उसे छुआ तक नहीं था और बजे था उसका 5 महीने का बेबी मिसकैरेज। इतना कहते ही वो पूरे हक से कि तभी अचानक आर्या हाउस में इस वक्त बहुत भावुक सा माहौल था। सबकी आंखें इंतजार में डूबी हुई थीं। पापा जी बार बार अपनी नम आंखों को पोंछ रहे थे। उनके चेहरे पर कई दुख लिखे हुए थे जो शायद आज खत्म होने वाले थे, जबकि सिया भी पत्थर सी आंखों से बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उस सितमगर का इंतजार कर रही थी जो आज से 3 महीने पहले उसे दर्द देकर चला गया था। उसने लाख अपने दिल को समझाया कि वो उस पत्थर दिल इंसान का इंतजार नहीं करेगी, उसकी मोहब्बत अपने दिल से नोच कर फेंक देगी, लेकिन वो नाकाम रही। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उसकी मोहब्बत को दिल से जुदा नहीं कर पाई और आज बेचैन निगाहों से दरवाजे की ओर टकटकी बांधे उसी का इंतजार कर रही थी। माहौल पर एक अलग ही किस्म की उदासी छाई हुई थी। मम्मी जी भी आंखें बंद किए हुए बैठी थीं। हाथों में पकड़ी माला के दाने धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। हवेली में घूमते हुए नौकरों के चेहरे भी उत्साह से भरे हुए थे। सभी दबे स्वर में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पूरे 3 महीने बाद शोभित आर्या वापस अपने घर आने वाला था। छोटी सी बात को उसने अपनी जिद और अहम का मुद्दा बनाकर ये आर्या हाउस छोड़ दिया था और आज पूरे 3 महीने बाद मम्मी जी की बीमारी के चलते वापस लौट रहा था। वो ऐसा ही था, बेहद भावुक और गुस्सैल, अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता था। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। जितना रौब और असर उसकी पर्सनालिटी में था, उससे कहीं ज़्यादा उसका चेहरा खूबसूरत आकर्षक था। मगर सिया के सामने उसकी सारी ये खूबियाँ फीकी पड़ जाती थीं, क्योंकि उसने सिया को तकलीफ़ की हद तक पहुँचा दिया था। आज से 6 महीने पहले बीती रात उसे बार बार याद आती थी और बेचैन कर देती। काश उस रात उस पर जुल्म के पहाड़ न तोड़ता तो आज उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा होता। लेकिन उस रात शोभित ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। इस एक वजह से वो शोभित को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी, मगर उसकी जुदाई भी सिया को तोड़ कर रख चुकी थी। वो जालिम था, संगदिल था, मगर सिया के दिल पर राज करता था। उसके हर जुल्म को सहने के बावजूद सिया का दिल कभी भी उसके खिलाफ नहीं हो सका था। ये इश्क की हद थी या फिर सिया की मोहब्बत इस कदर बेहोश हो चुकी थी कि शोभित आर्या के दिए दर्द के बावजूद भी दिल उसी की ओर खींचता रहता था। हर गुजरता पल इस घर के लोगों को और गहरे इंतजार में धकेल रहा था। 6 बज चुके थे मगर शोभित आर्या का कोई अता पता नहीं था, जबकि उसने तो सूचना दी थी कि वो 5 बजे तक घर पहुंच जाएगा। जैसे जैसे वक्त आगे खिसक रहा था, सबकी धड़कनें थमती जा रही थीं। सबके दिलों में एक ही डर बैठ गया था, कहीं वो आज भी ना आया तो। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा, जबकि सिया की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। उसने दरवाजे की ओर नजरें गड़ा दी थीं। पापा जी भी अपनी जगह से एकदम से खड़े हो गए थे, जबकि संध्या जी अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थीं और मन ही मन माला के दानों पर कुछ पढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शोभित के सिवा वो किसी और का चेहरा देखना नहीं चाहती। उन्हें आंखें खोलते ही शोभित का चेहरा अपने सामने चाहिए था। पिछले 3 महीने से संध्या जी हर दिन एक एक लम्हा तकलीफ में गुजार रही थी। उनका दिन रात दर्द में डूबा रहता था, और तकलीफ क्यों ना होती, उनका इकलौता बेटा, उनकी आंखों का तारा, उनके दिल का सुकून, बस जरा सी बात को अहम का मसला बनाकर ये घर छोड़कर चला गया था और फिर पलट कर खबर तक नहीं ली थी। बेटे की जुदाई ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि वो बीमार पड़ गई थी। ये वो संध्या जी थीं जिन्होंने जिंदगी भर तंदुरुस्ती और ताकत से भरपूर जीवन जिया था। बुढ़ापे में भी अपना काम खुद करती थीं। बेटे की जुदाई से अब बीमार हो गई थीं। उनका वजूद बेटे की जुदाई का सदमा सह न सका और उन्हें हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रखने को कहा था। जरा सी भी टेंशन उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। प्रताप जी ने भी बहुत मुश्किल से शोभित से संपर्क किया था और संध्या जी की बीमारी की खबर दी। शोभित कितना भी जिद्दी और खुदसर क्यों न हो, मगर अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उन्हीं दोनों ने शोभित को इतना लाड प्यार देकर जिद्दी बना दिया था, और अब अगर
वही लाड करने वाले सलामत न रहते तो शोभित खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। और फिर आखिरकार 3 महीने के बाद, परदेश में तन्हा रहने के बाद, वो वापस अपने घर लौट रहा था। शायद अब जिंदगी उसके मुकद्दर में सुकून लिखने जा रही थी। पूरे 3 महीने बाद इस घर में कदम रखते हुए शोभित आर्या की हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। दिल बार बार भर भर आ रहा था। वो जिद्दी और खुदसर शोभित जो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता था, उसने अकेले में न जाने कितनी ही तकलीफ भरी रातें काटी थीं और उन्हीं रातों में तड़प तड़प कर रोया भी था। किसी के नरम वजूद का एहसास उसे रातों को सोने नहीं देता था। तन्हाई उसे नाक बनकर डसने लगती थी। अकेले में सिया की तस्वीरों से बातें करता था, उससे माफ़ी मांगता, लेकिन सामने जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। किस मुंह से जाता सामने? उसके दिल पर चोट ही कुछ ऐसी गहरी दे दी थी कि शायद उसकी शक्ल देखना भी गवारा न करती। यही सोचकर वो अपने कदम रोक लेता था, लेकिन अपने माँ बाप को नज़रअंदाज न कर सका। वो जो हमेशा खुद को बेपरवाह और मजबूत दिखाने का दिखावा करता था, उसे प्रताप जी और संध्या जी की बहुत फिक्र थी। वो भी नाराज होकर बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला गया था। घर वालों ने उसके जाने को उसकी जिद और अहंकार समझा था, मगर असलियत क्या थी इसका पता किसी को नहीं था और ना ही उसने कभी बताने का इरादा किया था। जैसे ही शोभित ने घर की चौखट पर कदम रखा, आगे प्रताप जी स्वागत के लिए खड़े थे। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखते ही प्रताप जी वहीं सोफे पर बैठते चले गए थे। उनके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा सके। शोभित ने प्रताप जी की हालत देखी और अपने फैसले पर उसे गहरा अफसोस हुआ, मगर जैसे ही उसकी नज़र अपनी माँ संध्या जी पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, जैसे बरसों से बीमार हों। उसने घर के हर सदस्य को दुख दिया था। सिया की वहाँ मौजूदगी को भी वो अब तक सह चुका था, मगर चाहकर भी उसकी ओर देख न सका। वो सीधा संध्या जी के गला लगा और फूट फूट कर रोने लगा। अभी वो प्रताप जी के पास पहुंचा ही था कि प्रताप जी की नज़र घर में दाखिल होती एक लड़की पर पड़ी। पापा जी, ये सारा है। मैं इससे सगाई कर चुका हूँ। कुछ ही समय में मेरी और सारा की शादी का इरादा है, मगर मम्मी का फ़ोन आ गया और मुझे इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ा, वरना मैं अपनी नई ज़िंदगी में बस नहीं वाला था और सारा से शादी का पूरा फैसला कर चुका था। सारा यहाँ भारत अपने किसी काम से आ रही थी तो हम दोनों साथ आ गए। ये कुछ दिन हवेली में ही रुकेगी और फिर दिल्ली में अपना काम पूरा करके लखनऊ चली जाएगी, क्योंकि उसके परिवार वाले वहीं रहते हैं। अब मैं जब आ ही गया हूँ तो आप लोगों को भी अपनी शादी में शामिल कर लूँगा। वो बड़े आराम से घर वालों के सर पर जैसे कोई बम गिरा रहा था। प्रताप जी इस बात से पहले ही हैरान थे, मगर शोभित ने जिस अंदाज में उन्हें सारा से अपनी शादी की खबर दी थी, उनका दिल किया कि उसे उठाकर कहीं बाहर फेंक दें। जबकि सिया की आंखें पूरी तरह पत्थर हो चुकी थीं। इससे पहले कि शोभित की उस पर नज़र पड़ती, वो उठकर खड़ी हुई और मुंह फेरते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर भाग गई, इस डर से कि कहीं उसकी आंखों से बहते आंसू शोभित की नज़रों में ना आ जाएं। उसने सिया की भावनाओं को बिल्कुल ही रौंद डाला था, मगर अब वो खुद को उसकी नज़रों में और जलील नहीं करना चाहती थी। कितना कठोर दिल था शोभित का। पहले तो उसने सिया की ज़िंदगी को दर्द की परछाई बना दिया, उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। शोभित की वजह से वो मौत के मुंह से वापस लौटी थी, मगर फिर भी उसने उसका इंतज़ार किया था, और अब जब वो लौटा तो उसे अपनी दूसरी शादी की खबर दे रहा था। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि कानों में जैसे कोई तूफान की पुकार भर दी हो। शायद लड़कियां ही होती हैं जो अपनी मोहब्बत और वफा की इंतहा कर देती हैं। वो रोते हुए यही सोचती जा रही थी। दिल एकदम से हर चीज़ से उचाट हो गया था। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, दोबारा कभी भी वापस नहीं आऊँगी। इतने वक्त के इंतज़ार का यही सिला मिला मुझे। मैं जो दिन रात उसके लिए तड़पती रही, वो मेरे साथ ऐसा करे। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं कब की उसे छोड़कर जा चुकी होती। सिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। साथ ही साथ वो अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर बेड पर रखे ब्रीफकेस में भरती जा रही थी। कपड़े रखने के बाद जब वो ड्रेसिंग टेबल पर आई और वहाँ से सामान उठाने लगी, तो कमरे के दरवाजे के बीचों बीच खड़े शोभित आर्या को देखकर वो बुरी तरह से चौंक उठी। आंखों से आंसू थम गए और दिल एकदम जोर से धड़का, मगर उसका धोखा याद आते ही उसने अपनी नज़रें फेर लीं। सिया की आंखों में शोभित को नफरत साफ साफ दिखाई दी। वो जल्दी से उसके पास आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? सिया ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया,
वो चुपचाप अपना काम जारी करती रही। उसे जवाब न देते देख शोभित को बहुत पीड़ा हुई। उसने दरवाजा बंद किया और सिया की कलाई पकड़कर एक झटके से अपनी ओर मोड़ लिया। नाजुक सी सिया अपने हल्के से जिस्म को संभाल नहीं पाई और शोभित के सीने से जा टकराई। शोभित ने उसकी कमर को अपने दोनों बाजुओं में कसकर थाम लिया। छोड़िए मुझे, किस हक से मेरे करीब आ रहे हैं? हक की बात मत करो सिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम पर क्या हक रखता हूँ। पत्नी हो मेरी, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। वो उसके नाजुक से होठों पर अपनी उंगलियों से पकड़ बनाते हुए बोला था और सिया ने उसका हाथ झटक दिया। वो हक अब आप किसी और को देने जा रहे हैं और मुझे ऐसे मर्द की ज़रूरत नहीं जिसे औरत सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म की प्यास मिटाने के लिए चाहिए। जैसे कि पहले मेरे साथ अपने अंदर की आग को शांत किया, मुझे दुख देकर, मुझे तकलीफ़ देकर, और अब मुझसे मन भर गया उसके बाद अब वो दूसरी लड़की। लानत है तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। सिया की बात पर शोभित की आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। उसकी पकड़ उसकी नाजुक कमर पर और भी तेज हो गई। दर्द के मारे सिया सिसक उठी थी। मेरी मोहब्बत को हवस का नाम मत दो सिया। मैं मानता हूँ मेरी मोहब्बत थोड़ी अलग हटकर है, जुनूनी मोहब्बत है मुझे, और मैं उस मोहब्बत में हर हद पार कर जाता हूँ। बस इतना ही कसूर है मेरा, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची और साफ है। हवस का रंग उसमें शामिल नहीं। और रही बात सारा की, तो ये सब कुछ करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ तुम पर आकर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तुम्हारे बाद भी इस दुनिया में लड़कियाँ हैं और जो मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकती हैं। सारा ऐसी ही है, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, मेरे जुनून को सहने के लिए भी तैयार है, क्योंकि मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया है। तुम्हारी तरह नाजुक बदन नहीं है कि मेरी जरा सी शिद्दतों से निढाल होकर तड़पने लगे। अभी उसने सिया को अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद नहीं किया था और सिया उसकी पकड़ से निकलने के लिए मचल रही थी। पूरे 6 महीने से मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हारे करीब आने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो सज़ा ख़त्म ही नहीं हो रही। आखिर और कितनी सज़ा देनी है मुझे? बस अब हद हुई। सारा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, समझी तुम? अब शोभित की आंखों में गुस्सा उतरने लगा था। हालांकि वो ये सब कुछ किस दिल से कह रहा था वही जानता था। सिया उसकी मोहब्बत थी, पहली मोहब्बत। उसकी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता था। लेकिन जिद्दी और अना में डूबा इंसान अपना ही नुकसान करता है, और यही नुकसान शोभित आर्या भी उठाने वाला था, अपनी मोहब्बत से हाथ धोकर किसी दूसरी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। सिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। आंसुओं को पलकों से नीचे गिरने नहीं दिया था। कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन बिना सिया को कोई बात कहने का मौका दिए शोभित पीछे से सिया को गर्दन से थामकर उसका चेहरा अपने करीब ले आया। उसके नरम गुलाबी होंठ, जो कब से शोभित का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे, अब वो उसके होंठों से अपनी प्यास बुझा रहा था। कितनी शिद्दत से वो उसके होंठों का रसमान कर रहा था। सिया को अपनी सांसें उखड़ती महसूस हुई थीं। वो अपना गुस्सा सिया के नाजुक होंठों पर निकाल रहा था, या फिर ये जाम उसे पूरे 6 महीने के बाद मिला था, इसलिए इतनी ज़्यादा शिद्दत थी, कहना मुश्किल था। कितनी ही देर की तड़प थी जो अब सुकून में बदल रही थी। शोभित को पिछले 6 महीनों में एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला था, और वो हर जगह सुकून ढूंढता फिरा, मगर दिल उतना ही बेचैन होता गया। आज जब सिया को अपनी बाहों में भरा, तो जैसे शोभित के वजूद में शांति सुकून की लहरें दौड़ने लगीं। अब उसे समझ आ गया कि वो पूरी दुनिया घूम ले, मगर जो सुकून उसे सिया की मौजूदगी देती है, वो उसे कहीं और मिल ही नहीं सकता। सिया को बाहों के घेरे में लिए हुए मदहोशी की हालत में वो उसके चेहरे पर झुक गया, और उसके होंठों से होता हुआ उसके चेहरे पर जगह जगह अपने होंठों का एहसास छोड़ने लगा। वो भूल चुका था कि अभी कुछ देर पहले वो सारा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की बात कर रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिया की मौजूदगी हवाओं में उड़ाने के लिए काफ़ी थी। बेकरार होते हुए वो उसकी गर्दन से नीचे की ओर बढ़ा था, और उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से हटा। उसके दिए दर्द को सिया अपनी धड़कनों पर सह नहीं पाई, और सिया की हालत बिगड़ने लगी। उसने जैसे ही कमर पर शोभित की पकड़ ढीली महसूस की, उसने उसे जोर का धक्का दिया। शोभित लड़खड़ाकर पीछे हटा, तो सिया ने उंगली उठाकर चेतावनी भरे लहजे में कहा, मुझसे दूर रहो मिस्टर शोभित आर्या। जिसके साथ सगाई की है ना, सुहाग रात भी उसी के साथ। इससे पहले कि वो अपने शब्द पूरे करती, शोभित फिर से उसके चेहरे पर झुक गया था और उसके लबों पर अपने लब रख दिए थे।
अब सिया उससे दूर झटकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बहुत बेबस हो चुकी थी। शोभित जो पिछले 6 महीने से खुद को समझाता आ रहा था कि अपने जुनून पर कंट्रोल करेगा, सिया के साथ जब भी नाजुक पल बिताएगा, उसके साथ नरमी से पेश आएगा, अब उसके नरम वजूद को महसूस करते ही फिर से सब कुछ भूल चुका था। उसका जुनून फिर से उस पर हावी होने लगा था। वही दीवानापन, वही जुनून जिसने उसका बच्चा तक उससे छीन लिया था। सिया की सांसें टूटने लगी थीं, मगर ना वो पहले कभी उसके साथ अपने आप को खुशी से बांट पाई और ना आज कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शोभित का स्पर्श महसूस करते हुए सिया की सड़क धड़कनें तेज हुईं। वो इस एहसास को महसूस कर रही थी और यह एहसास उसके दिल में एक अनजाना सा दर्द जगा गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 6 महीने पहले का समय याद करते ही सिया का दिल जैसे टुकड़ों में बट गया। सिया की सिसकियां निकलने लगीं। जब शोभित आर्या पीछे हुआ, क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें पहली बार तो नहीं छू रहा। तुम मेरी पत्नी हो, पूरा हक रखता हूँ तुम पर। उसकी बात सुनते ही सिया का दिल दर्द से गुब्बारा बन गया। उसे आज भी एहसास नहीं था कि वो कितना खुदगर्ज और पत्थर दिल इंसान था। उसकी वजह से सिया ने कितनी तकलीफ़ें उठाई थीं, लेकिन उसे किसी भी बात का कोई एहसास नहीं हुआ था। सिया ने एकदम उसे झटका दिया। जब शोभित आर्या ने एक बार फिर से उसे अपने साथ लगाया और पूरे हक से उसके वजूद पर काबिज हो गया। वो सिया को गोद में उठाकर बेड तक लाया, फिर उसे बेड पर आराम से लेटाते हुए उसके ऊपर झुक गया। वो पूरी शिद्दत से गर्दन और चेहरे पर जगह जगह उसे छूने लगा, मगर अजीब बात यह थी, सिया विरोध कर रही थी। उसे ये स्पर्श बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था शोभित आर्या का मुंह नोच ले या उसे कहीं दूर फेंक आए। उसे इतनी तकलीफ में डालने के बाद वो कहीं चला गया था। इतना इंतजार करवाने के बाद जब लौटा, तब भी आकर उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दिया था, और अब उसके वजूद पर ऐसे हक जमा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने सिया को सिर्फ खुशियां ही दी हों, कभी कोई दुख नहीं दिया हो। जैसे जैसे शोभित आर्या की शिद्दतें बढ़ती जा रही थीं, वैसे वैसे सिया की तकलीफ भी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो अपने हाथों से बार बार शोभित के कंधों को नोच रही थी। सिया के इतने तीव्र व्यवहार पर उसे जबरदस्त चिढ़ हो रही थी। गुस्से में खुद पर काबू खोता हुआ वो एक बार फिर से बेकाबू हो गया। सिया को अपने घेरे में जकड़े उसके वजूद पर अपना स्पर्श बिखेरते और उसे अपनी शिद्दतों से बेहाल करते हुए शोभित आर्या ने एक बार फिर सिया की सिसकियों को कोई अहमियत नहीं दी थी। सिया को ये तमाम लम्हे किसी सजा से कम नहीं लग रहे थे। वो जो शोभित के इंतजार में पथराई आंखों से बैठी हुई थी, एकदम से उसके लिए हर जज्बा दिल से निकल गया था। वो आज भी अपनी मनमानी करने वाला था, उस पर अपनी मर्जी थोपने वाला था। शोभित किसी घने बादल की तरह उसके वजूद पर छाया और अपनी शिद्दतों से सिया पर अपनी मोहब्बत साबित कर देना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था वो सिया के दिल में अपने लिए और भी ज़्यादा बदगुमानियाँ पैदा कर रहा है। वो सिया से बेहद मोहब्बत करता था, मगर अपने ही काम से वो उसे खुद से नफरत दिला चुका था। सिया ने कभी भी शर्म के मारे उसे यह एहसास नहीं दिलाया था, मगर वो खुद भी सिया की नफरत को कभी समझ नहीं पाया था। वो उससे दूर होती जा रही थी। शोभित को जब तक ये एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक बार फिर से सिया और अपने बीच के सारे फासले मिटाने चाहे, मगर वो उसे ऐसी तकलीफ से रूबरू करा गया जिसकी वजह से सिया अब तक निकल नहीं पाई थी। और आज फिर उसने अपने ही अमल से सिया के दिल में बदगुमानियों की जगह और भी ज़्यादा बढ़ा दी। सिया के वजूद पर अपना हक जताने के बाद शोभित आर्या आराम से सो गया, मगर सिया जाग रही थी। वो बेड से उतरी और आने के सामने खड़ी हो गई। उसका ढीला ढाला ब्लाउज पूरी तरह अस्त व्यस्त था, कंधे से सरक चुका था और पीछे से जिप भी खुली हुई थी। बाल बिखरे हुए और गर्दन पर जगह जगह शोभित ने अपनी शिद्दतों के निशान छोड़े हुए थे। सिया ने हाथ उठाया और अपनी गर्दन पर बने उन निशानों पर धीरे धीरे उंगलियां फेरने लगी। शोभित की जबरदस्ती याद करते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी भी सिया से उसकी रजामंदी नहीं ली थी, बल्कि हमेशा अपनी मनमानी करता था। आज जब वो उसके सामने किसी और से शादी की बात कर रहा था, तब भी उसने सिया के वजूद पर हक जताते हुए उसे एक निर्जीव चीज समझ लिया था। आंसू सिया की आंखों से टप टप बह रहे थे। उसने दर्द से आंखें बंद कर लीं और वहीं फर्श पर बैठती चली गई। वो जोर जोर से सिसकियों के साथ रोने लगी। कमरे में उसकी सिसकियां गूंजी। तभी शोभित की नींद खुल गई। सिया को फर्श पर बैठकर रोते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था।
सिया को इस तरह तड़पते हुए रोते देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में खींच लिया हो। वो तुरंत उसके पास आ गया था। क्या हुआ सिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जान? उसने सिया के पास जमीन पर बैठते हुए उसके दोनों हाथ थामे और उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा सिर्फ आंसुओं से भीगा नहीं था, बल्कि उस पर जो पीड़ा लिखी थी वो देखकर शोभित का दिल कांप उठा था। मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ, इतनी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने हमेशा मुझे तकलीफ दी, हमेशा अपनी मनमानी की है। मुझे दर्द देकर शायद आपको सुकून मिलता है। आपको बस अपने सुकून की फिक्र होती है। इस घर में रहकर आपने मुझे बस जिल्लत दी, दर्द दिया, और फिर जरा सी बात को आपने अहम का मसला बनाकर घर छोड़ दिया। और अब जब लौटे हैं तब भी मुझे आपसे सिर्फ दर्द ही मिला। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी तकलीफ के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ। मुझे तो इस दर्द में मर जाना चाहिए था। न जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने, जिसकी सजा के तौर पर आप मेरे जीवन साथी बने हैं। मुझे आपके स्पर्श से घिन आती है। मुझे वो पीड़ा याद आती है जब मैं चीखती रही, सिसकती रही, मगर आप पर कोई भी असर नहीं हुआ था। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। जब तुम किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुके हो तो जाओ, खुशी से उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। मेरी तरफ से आज़ाद हो जाओ शोभित आर्या, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सिया ने आज रोते हुए अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी और शोभित को आज सही मायनों में एहसास हुआ था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती सिया से दूर जाकर की थी। फिर उसे अपनी सगाई के बारे में बताकर एक और गलती की। वो सिया से झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। हाँ, कुछ बातों में उसका कसूर था, मगर सिया की हर तकलीफ का जिम्मेदार वो पूरी तरह से नहीं था। कुछ दर्द तो सिया की किस्मत में भी लिखे हुए थे, जिन्हें उसे अपनी जान पर सहना था, मगर सिया हर तकलीफ का जिम्मेदार सिर्फ शोभित को लगा रही थी। और ये बात भी सच थी कि शोभित ने खुद ही वो सारी तकलीफें अपने सर चुपचाप ले ली थीं। आज सिया की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर शोभित को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। सिया की आंखों में जो अजनबीपन और बेगानापन था वो शोभित के दिल को चीर रहा था। उसका वजूद सुन्न होने लगा और थक हार कर उसके पहलू में गिर पड़ा। हालात इस कदर संगीन हो चुके होंगे, अगर ये उसे पहले पता होता तो वो बहुत पहले ही लौट आया होता। सिया भी जारो कतार रो रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में शोभित का दिल भी धीरे धीरे डूबता जा रहा था। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों का जिम्मेदार हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ दर्द दे सकता हूँ, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम जो भी फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोपना चाहता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, और अब जो तुम कहोगी वही होगा। सिया ने बेख्याली में सर उठाकर शोभित के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा पीला लग रहा था। वो पहले की तुलना में बेहद कमज़ोर लग रहा था। क्या वो बीमार था? इस नए ख्याल ने सिया के दिल में जगह बनाई, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछती, शोभित एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और नम लाल आंखों के साथ कमरे से बाहर चला गया, जबकि सिया एक बार फिर से रोने लगी। अगली सुबह वो बेहद उदास और भारी मन से नीचे उतरी थी। शोभित, सिया, सारा, मम्मी और पापा सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, मगर सबके होंठों पर सन्नाटा था। सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। शोभित ने सारा से ना तो सगाई की थी और ना ही शादी करने वाला था, बल्कि उसने सिर्फ सिया को तड़पाने के लिए घर में झूठ बोला था। उसे लगा था कि सिया जब शोभित और सारा की शादी का सुनेगी तो गुस्से में फट पड़ेगी, चिल्लाएगी और अपने पिछले 6 महीनों का सारा गुस्सा निकाल देगी, और फिर रोते हुए शोभित के सीने से लग जाएगी और उसे कहेगी, दूसरी शादी मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मगर इसके उलट हुआ था सब कुछ। वो और भी चुप हो गई थी। पापा जानते थे कि सारा की शादी उसके मंगेतर से हो रही है, जिसका नाम राहुल था, और 6 महीने पहले ही राहुल और सारा की एंगेजमेंट हो चुकी थी। दोनों इंग्लैंड में रहते थे और वो मुंबई में अपना वेडिंग फ़ोटोशूट करवाना चाहती थी। इसीलिए शोभित आर्या के साथ आई हुई थी, ताकि इंतजाम कर सके और बाद में अपने परिवार को बुला सके। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती थी, इसीलिए उसके घर वालों ने अरेंजमेंट करवाने के लिए उसे खुद ही भेज दिया था। सिया ने कुछ निवाले नाश्ते के जहर की तरह निकले और फिर नाश्ते की टेबल से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई, जबकि शोभित ने गला खखारते हुए डाइनिंग टेबल पर छाई खामोशी को तोड़ा। मम्मी और पापा इस उम्मीद में थे
कि शायद शोभित के लौटने और उसके रात को सिया के पास जाने के बाद दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां मिट चुकी होंगी और वो दोनों अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके होंगे। मगर ये उनकी सिर्फ एक गलतफहमी थी। हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ चुके थे और इसका अंदाजा उन्हें सिया का चेहरा देखते ही हो गया था। मम्मी पापा, मैंने हमारे रिश्ते का फैसला अब सिया पर छोड़ दिया है। वो मुझसे बदगुमान होने के साथ साथ बेहद नाराज भी है। मुझे लगता है अब कोई भी कदम हमारे रिश्ते को संभाल नहीं सकता। सिया मुझसे दूर जा चुकी है, बहुत दूर, और अब इतनी दूर जा चुकी है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं उसे कसूरवार नहीं ठहराऊंगा क्योंकि गलती ज़्यादा मेरी ही है। मेरे कुछ फैसले गलत थे और सिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। बस दिल ही दिल में मुझसे दूर होती चली गई और अब उसके दिल में मेरे लिए नफरत गहरी जड़ें जमा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि वो उस रिश्ते को बोझ समझकर अपने कंधों पर ढोती रहे और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ खुद से छीन ले। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर सिया अलग होने का निर्णय करती है तो मैं उसके फैसले का सम्मान करूँगा। शोभित की गूंजती आवाज़ और गंभीर लहजे में कही बात सुनकर पापा और मम्मी जी ने दिल थाम लिया था। बेशक उनके दोनों बच्चे अब एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके थे, मगर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात करेंगे। आज उन्हें जरा भी अंदाज़ा होता कि ये सब इतनी दूर तक चला जाएगा तो वो पहले ही बीच में आकर हस्तक्षेप करते और 6 महीने पहले उनके बीच आई गलतफहमी को बातचीत के जरिए सुलझा देते। मगर अब वक्त निकल चुका था और बहुत देर हो चुकी थी। शोभित प्रताप जी और संध्या जी की इकलौती संतान था। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। शोभित की नेचर में जिद, गुस्सा और चिड़चिड़ापन मौजूद था। वो हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहता था। मम्मी पापा ने भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था और शोभित को लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहेगा वो ज़रूर पालेगा और यही सोच उसने सिया के मामले में भी अपनाई थी। सिया उसकी मम्मी की सहेली की बेटी थी। वो अपनी माँ के साथ आर्या हाउस आया जाया करती थी, जिससे कि वो धीरे धीरे उससे लगाव रखने लगा था। और फिर मम्मी पापा के सामने शोभित ने जिद पकड़ ली कि उसे सिया से ही शादी करनी है। उन दिनों शोभित की उम्र 26 साल थी, जबकि सिया 18 की थी। वो अभी पढ़ाई कर रही थी और ज़िंदगी में कुछ बनने, कुछ मकाम हासिल करने के सपने उसकी आंखों में पड़ रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। जब शोभित का रिश्ता उसके लिए आया तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि शोभित देखने में काफ़ी हैंडसम और आकर्षक था। उससे ज़्यादा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। शोभित के साथ अपनी सगाई से वो खुश थी, मगर जब उसे जल्दी ही शादी की बात पता चली तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। वो शादी करके अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। न जाने शोभित उसे आगे पढ़ने देगा या नहीं, और वैसे भी शादीशुदा ज़िंदगी की अपनी उलझनें होती हैं। पता नहीं वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी या नहीं। उसने अपनी इच्छाएं अपने मम्मी पापा के सामने भी रख दी, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी और शोभित के साथ शादी की तारीख तय कर दी। सिया बहुत ज़्यादा दुखी थी, मगर मम्मी पापा के फैसले के आगे सर झुकाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन उसने शोभित को कॉल लगा दिया, अपने आगे पढ़ने की बात रखी और फिर शोभित को कोई ऐतराज़ नहीं था। उसने साफ कह दिया कि तुम शादी के बाद भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। और सिया खुशी के मारे खिल उठी थी। लेकिन उसके साथ ही शोभित ने एक शर्त रखी थी। फाइनल एग्ज़ाम के बाद उसकी शादी थी और उसके बाद वो कम से कम 1 साल तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ शोभित को टाइम देगी। ये सारा साल हमारा हनीमून पीरियड होगा। सिया को एतराज़ तो था, लेकिन ये उसके लिए गनीमत था कि उसे पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। लेकिन उसे दुख भी था कि उसका 1 साल खराब हो जाएगा। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता जा रहा था, वो अपने दुख को भुलाकर अपनी शादी की तैयारियों में लग गई। शोभित की कॉल दिन में कई बार आती थी और सिया उसके नाम से ही शर्म से लाल पड़ जाती। वो थोड़ी दब्बू टाइप की लड़की थी, जबकि शोभित खुले विचारों वाला, रोमांटिक मिजाज और अपने से जुड़े इंसानों के लिए बेहद जुनूनी इंसान था। जब से उसने सिया को देखा था, वो उसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगा था और दिन ब दिन उसकी मोहब्बत एक जुनून पकड़ती जा रही थी। और अब जबकि उसका रिश्ता सिया से जुड़ चुका था तो उसे किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। जब भी शोभित बात करता तो सिया बहुत कम बात करती थी, सिर्फ हाँ या हूँ में जवाब देती। और जैसे ही शोभित
रोमांटिक होने लगता। वो डर और शर्म के मारे एकदम फ़ोन काट देती और शोभित फ़ोन को घूर कर रह जाता। स्वाभाविक शर्म, हया, खुशी के साथ वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के हसीन सपने सजाने लगी थी, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि उन सपनों की ताबीर उसे बहुत भयानक मिलने वाली है। हल्दी के पीले जोड़े में सिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी रस्में वगैरह हुई और फिर जब वो थक कर चूर हो गई तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि अब उसे कमरे में ले जाया जाए। मम्मी की आंखें बार बार नम हो रही थीं। अपनी इकलौती बेटी को विदा करते वक्त उनका दिल बहुत दुखी था, मगर साथ ही वो दिल से दुआ कर रही थीं कि भगवान सिया के नसीब अच्छे करें। सिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि खिड़की पर कुछ आवाज़ हुई तो वो घबराकर उठ बैठी। कोई उसके कमरे में दाखिल हो रहा था। डर के मारे उसकी सांसें थम गईं और वो एकदम सुन्न रह गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि चिल्लाकर किसी को बुला सके। शादी ब्याह के घरों में चोरी डकैती की कहानियां उसने बहुत सुनी थीं, मगर ये उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी पर ही कोई चोर घर में घुस आएगा। कमरे में दाखिल होने वाला शख्स सिया की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया और वो जल्दी से बेड से नीचे उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ी थी, मगर आने वाले ने बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे बाजुओं से पकड़ लिया था और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चिल्ला न सके। सिया उस अनजान से लगने वाले शख्स के सीने से लगी हुई थी। सिया की तो आवाज़ ही हलक में अटक चुकी थी। कमरे में दाखिल होने वाले ने उसे जोर से सीने से लगा लिया, साथ ही दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और फिर बोर्ड पर हाथ मारकर कमरे की लाइट जला दी। सिया ने आने वाले को जोर का धक्का दिया और ख़ुद को सीधा किया तो देखा सामने शोभित आर्या खड़ा था, जो मुस्कुराती नज़रों से उसकी ओर देख रहा था। सिया की आंखें हैरानी और सदमे से फैल गई थीं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि शोभित इस तरह चोरों की तरह दीवार फांद कर उनके घर में घुस आएगा और अब उसके कमरे में मौजूद भी है। वो बहुत ही प्यार भरी निगाहों से सिया को देख रहा था, जबकि सिया की आवाज़ डर के मारे गले में ही अटकी हुई थी। बहुत मुश्किल से सिया ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अंदर कैसे आ गए? आपको किसने आने दिया अंदर? घर मेहमानों से भरा हुआ है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो न जाने क्या समझेगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज़ यहाँ से जाइए। सिया शोभित आर्या से विनती करती हुई बाकायदा रोने वाली हो गई, जबकि शोभित के दिल में उसका मोहक रूप तूफान मचाया जा रहा था। वो छोटे छोटे कदमों से सिया की ओर बढ़ने लगा। सिया के चेहरे पर डर के मारे हवाइयाँ उड़ रही थीं, मगर शोभित को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ सिया के करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने पास खींच लिया। बस एक दिन रह गया है हमारे मिलन में, तब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और ना ही तुम्हें किसी बात का डर या भय होगा। उसके माथे पर होंठ रखकर शोभित ने उसके कान में एक मीठी सी सरगोशी की थी। शर्म और हया के गहरे एहसास के साथ सिया खुद में सिमट गई। शर्म और हया का खूबसूरत संगम सिया के चेहरे पर बिखरा देख शोभित और भी बेसुध हो गया और उसने उसके गाल पर होंठ रख दिए। यार बस अब जल्दी से मेरे करीब आ जाओ, अब ज़्यादा सब्र नहीं होता। एक एक पल गिन गिन कर गुजार रहा हूँ हमारी मिलन की रात के लिए। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए गर्म सांसें छोड़ता हुआ बुरी तरह बेखुद हो रहा था। उसके लब मचल उठे थे सिया के लबों को छूने के लिए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। इससे पहले कि वो बहक जाता, उसने जल्दी से सिया को छोड़ते हुए अपना रुख मोड़ा और बिना कोई बात किए खिड़की से बाहर निकल गया। अपने जज्बातों पर काबू पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो तो बस दिल के हाथों मजबूर होकर सिया को एक नज़र देखने आया था, मगर अब यहाँ से लौटना उसके लिए कितना मुश्किल था ये बात सिर्फ वही जानता था। पीछे सिया अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालती रह गई। ये पहला स्पर्श जो उसे शोभित की तरफ से मिला था, उसके चेहरे पर इंद्रधनुष के रंग बिखेर गया था। धीरे से अपने गालों को छूती हुई वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। चेहरे पर फैली लाली उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। लबों पर हल्की मुस्कान लिए वो अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजाने लगी। इस रिश्ते के जुड़ने से पहले ही वो शोभित की मोहब्बत में डूबने लगी थी। आखिरकार इंतजार का समय ख़त्म हुआ और शादी का दिन आ पहुंचा। सिया ने खुद को शोभित के लिए पूरी तरह सजाया था। वो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर ही उसके चेहरे पर गहरी लाली बिखर रही थी, जो उसे और भी दिलकश बना रही थी। शादी की सारी रस्में पूरी हुईं और सिया विदा होकर शोभित के घर आ गई।
ये उसकी संध्या आंटी का घर था, जहां वो पहले भी कई बार आती जाती रही थी, मगर आज पहली बार किसी और हैसियत से आई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर चीज नई और हसीन लग रही थी। उसे शोभित के कमरे में पहुंचा दिया गया। रात के लगभग 12:30 बजे दोस्तों से मुश्किल से जान छुड़ाकर शोभित कमरे में दाखिल हुआ और सिया का मोहक रूप देखकर दिल थाम कर रह गया। दुल्हन के रूप में वो बेहद हसीन लग रही थी। शोभित आर्या ने मुंह दिखाई की चैन सिया की नाजुक से गले में पहनाई और भारी ज्वेलरी से उसके गले को आजाद कर दिया। दुपट्टा एक तरफ रखते हुए उसने झुककर सिया की गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठ रखे थे। शोभित के होंठों का स्पर्श गर्दन पर महसूस करते हुए सिया के बदन में एक चिंगारी सी दौड़ गई थी। उसका वजूद कांप उठा, दिल जोरों से धड़क उठा था। उसकी माथा पट्टी उतारते हुए शोभित ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे। कानों से झुमके उतारते हुए बारी बारी दोनों कानों को छू लिया। सिया की सांसें तेज होने लगीं। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। हया की लाली उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, मगर शोभित का दिल अब भी नहीं भरा था। वो उसके चेहरे पर झुक गया। उसके चेहरे को अपने लबों से छूते हुए वो अपना स्पर्श पूरी शिद्दत से उसके वजूद पर छोड़ रहा था। उसने सिया को रिलैक्स होने का मौका भी नहीं दिया था। शोभित आर्या की इस कदर दीवानगी और जुनून पर सिया पूरी जी जान से कांप उठी थी, मगर उसे रोकना भी सिया के बस में नहीं था। शोभित ने उसके वजूद को हर पर्दे से आज़ाद किया और उसके वजूद पर अपनी शिद्दतों से निशान बना डाले। सिया का मासूम चेहरा और उसका मक्खन जैसा वजूद देखकर वो एकदम दीवाना सा हो गया था। उसके वजूद पर मौजूद आखिरी कपड़े के हुक तोड़ते हुए वो अपने दांतों से उसकी मुलायम धड़कनों पर निशान बना गया और सिया के होंठों से सरसराते हुए निकला था, शोभित प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? और शोभित उसके होंठों पर भी कब्जा जमा चुका था। पूरी तरह रिस्पॉन्ड करने के बाद वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज तो मुझे नहीं रोकोगी। बहुत तड़प रहा हूँ इन खूबसूरत पलों के लिए। आज की रात, आज सारी शिद्दतें तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद पर निकाल देना चाहता हूँ। बल्कि आदत डाल लो, मोहब्बत करने का मेरा यही अंदाज है। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर झुक गया और फिर वो सिया के अस्तित्व पर काबिज होते हुए अपनी तीव्रताएं उस पर लुटाने लगा। और जब शोभित ने तो सिया की सांसें एकदम से तेज हुई थीं। प्लीज शोभित, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया है आपको? लेकिन शोभित को होश कहाँ था। उसका भारी कामदार लहंगा साइड पर रखते हुए वो इतनी तेजी से उसके नाजुक वजूद में उतरा कि सिया ने अपनी चीख को हथेली रखकर दबाया था। सिया मचलने लगी, आंसू उसकी पलकों से टूटने लगे, लेकिन शोभित को उसका मचलना, उसका सिसकियां भरना और भी जुनून में भर रहा था। उसे और भी मदहोश कर रहा था और वो और भी शिद्दत से उसके वजूद में उतर रहा था। सुबह तक उसने अपने जुनून की शिद्दत से सिया को निढाल कर दिया था। 1 मिनट के लिए भी वो सिया से दूर नहीं हुआ था और ना ही सिया के किसी इनकार या विरोध को उसने कोई अहमियत दी थी। तकलीफ की तीव्रता से सिया पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। पहले उसे इस बात पर बेहद गर्व और विश्वास था कि शोभित आर्या उससे मोहब्बत करता है, मगर जिस तरह से रात उसने सिया के साथ बर्ताव किया था वो सिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगर मोहब्बत का यही रूप था तो ये उसके लिए हरगिज भी काबिले कबूल नहीं था। सुबह 4 बजे जाकर शोभित आर्या उसे अपनी बाहों में लेकर सो चुका था और निढाल सी सिया उसके सीने से चिपकी लेटी थी। सुबह के टाइम मंदिर में घंटे और आरती की आवाज़ सुनाई दी तो वह धीरे से शोभित की बाहों से निकली थी। सिया बिस्तर से उठी और नहाने के बाद पूजा करने लगी। काफ़ी देर तक भगवान के चरणों में बैठकर अपना मन हल्का करती रही। पूजा समाप्त करके वो फिर से बेड पर शोभित आर्या के पास आकर बैठ गई और तभी शोभित की आँख खुल गई। उसके गीले बालों को मुट्ठी में लेते हुए उनकी खुशबू को महसूस किया और फिर सिया को खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ, क्या हाल है? मेरे साथ ज़िंदगी की इस कदर सुबह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शोभित ने सिया को अपने साथ नई जिंदगी शुरू करने की बधाई दी और सिया बस मुस्कुराकर रह गई। आज दोनों का स्वागत समारोह था और सारी रस्में पूरी होने के बाद शोभित एक बार फिर कमरे में उसके सामने था और अपनी भावनाओं की तीव्रता से आज फिर सिया को थकाने लगा। कल रात की तरह आज की रात भी सिया के लिए बेहद तकलीफ भरी थी। शोभित उम्र में सिया से 8 साल बड़ा था और सिया तो बहुत ही मासूम और नाजुक थी। शोभित का शरीर मजबूत और गठीला था, बिल्कुल किसी पहलवान की तरह, जबकि सिया उसके सामने एकदम छुई मुई सी लगती थी। वो शोभित की इतनी तीव्रताएं सही नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी वो उसे मना नहीं कर पा रही थी।
वो जिस तरह प्रेम और समर्पण के साथ अपने जज्बात जाहिर करता, सिया उसे नाराज नहीं करना चाहती थी और ना ही उसका दिल तोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो अपने शरीर की पीड़ा को चुपचाप सहती रही। बस शोभित में यही एक कमी थी, जब भी वो उसके करीब आता तो जुनून की हद तक आ जाता था और बाकी शोभित का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा होता था। पूरी रात उसके कानों में मीठी मीठी सरगोशियाँ करता, उसे खुश रखने का वादा करता और उसकी प्यार भरी सरगोशियाँ सुनकर सिया अपनी तकलीफ भुलाकर उसके चौड़े सीने पर सर रखकर आंखें मूंद लेती। उसे सुकून मिलता था शोभित की बाहों में। फिर रीति रिवाजों के अनुसार सिया को 3-4 दिन के लिए मायके जाने की अनुमति मिली। शोभित ने इस बात पर बहुत हल्ला मचाया, मगर संध्या जी के सामने उसकी एक न चली। हमें समाज के सामने भी तो सर उठाकर चलना है ना, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो। आजकल की नादान औलाद का तो भगवान ही मालिक है। संध्या जी ने उसे समझाने के साथ साथ थोड़ा डांटना भी जरूरी समझा। अपनी माँ की बात सुनकर शोभित आर्या मुंह बनाकर रह गया था। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, मगर वो उनके सामने और ज़्यादा बेहयाई नहीं दिखा सकता था। उसने घूर कर सिया की ओर देखा, जिसने एक बार भी मायके जाने से इनकार नहीं किया था। जब वो कमरे में अपना सामान लेने आई तो शोभित उसके पीछे पीछे आया था। हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए अपने साथ लगा लिया। मत जाओ यार, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा। सचमुच शोभित की आंखों में नमी चमकने लगी थी और सिया का मन हुआ कि वो अपनी मम्मी पापा को मना कर दे, लेकिन फिर अपनी तकलीफ का याद करके वो जाने के लिए तैयार हुई। काश शोभित अपनी आदत बदल दे तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब दुनिया में कोई और लड़की नहीं होगी। वो दिल ही दिल में सोचती हुई अपना सामान पैक करने लगी। कोई बात नहीं, इसका हिसाब तो मैं बाद में लूँगा, दिल ही दिल में दांत भींचते हुए शोभित ने सोचा था। सिया जब कुछ दिन के लिए अपने मायके आई तो उसके शरीर को कुछ सुकून मिला। 3-4 दिन शोभित से दूर रहकर उसकी तकलीफ कम हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ उसे शोभित की याद भी आने लगी थी। वो दिल से मजबूर थी, शोभित से मोहब्बत करती थी। 4 दिन बाद शोभित उसे लेने आया था और सिया की खुशी देखने लायक थी। वो खुशी खुशी उसके साथ लौट गई। उस रात शोभित ने एक बार फिर अपनी तीव्र भावनाएं उस पर जोर से उंडेल दी। तुम ऐसे कैसे चली गईं? एक बार भी मम्मी से मना नहीं किया जाने से? वो नाराजगी भरी आवाज़ में बोला और फिर उसके पूरे शरीर पर लाल निशान छोड़ देता। सिया की सिसकी निकल जाती, मगर वो खुद को संभाल कर शोभित का साथ देती रही। 3-4 दिन के आराम के बाद उसे दर्द तो कम हो गया था, मगर शोभित की तीव्रता उसे निढाल कर देती। उसकी पीठ का दर्द अब भी जाता नहीं था। शर्म के मारे वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर सकती थी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे सिया उसकी तीव्रताओं को सहने की आदी होती जा रही थी। आज सुबह से सिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। खाने पीने की किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। खाने की चीज़ को देखते ही मन घबरा उठता। वो किचन में शोभित के लिए नाश्ता बना रही थी जब अचानक उसे चक्कर आया और वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। शोभित काफ़ी देर तक नाश्ता न मिलने पर जब किचन में आया तो सिया को ज़मीन पर गिरा देखा तो उसके तो हाथ पांव फूल गए। मम्मी ने भी सिया की हालत देखी तो घबरा गई। दोनों से लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई वो सुनकर तो शोभित के पांव जमीन पर टिके नहीं रहे थे। वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। खबर इतनी बड़ी और खुशी से भरी थी। सिया माँ बनने वाली थी। सबकी मौजूदगी में ही शोभित ने सिया को अपने सीने से लगा लिया था और फिर उसके माथे को चूम कर इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए उसे थैंक यू बोला था। डॉक्टर ने बताया कि सिया काफ़ी कमज़ोर है, उसकी अच्छे से देखभाल की जाए और उसे पौष्टिक आहार दिया जाए। साथ ही कुछ मल्टीविटामिन भी लिखकर दिए थे। शोभित अब सिया का बहुत ख्याल रखने लगा था। इस खबर से सिया खुद भी बहुत खुश थी। मम्मी जी ने भी उसे अपनी आंखों पर बिठा लिया था। वो पहले भी मम्मी की लाडली थी, मगर अब तो और भी ज़्यादा प्यार मिलने लगा था। शोभित भी उसका ध्यान रखता, लेकिन रात को उसे वैसे ही तंग करता था। लेकिन सिया ने अब उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया था। अगर उसके ऊपर अपनी शिद्दतें लुटाता था तो उसका ख्याल भी बहुत रखता था। उसकी किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं करता था। उसके मुंह से निकलने की देर होती और शोभित उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देता था। उसकी जरा सी बीमारी पर पूरा घर सर पर उठा लेता। उसे ऐसे संभाल कर रखता जैसे वो कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो। और ये मोहब्बत देकर सिया ने उसकी इस जुनूनियत को नज़रअंदाज कर दिया था। दिन बीतते गए और सिया के गर्भ को 5 महीने हो चुके थे। शोभित का जन्मदिन था और सिया उसे धूमधाम से मनाना चाहती थी। उसने पूरे कमरे को सजाया था, केक भी मंगाया था और अच्छे से तैयार हुई थी। उसने पूरे दिन जानबूझकर शोभित को जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी थी। शोभित को इस बात पर गुस्सा भी था, लेकिन वो खुद से ये बताना नहीं चाहता था
कि आज उसका बर्थडे है। वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा था और सिया दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, मगर उसने विश नहीं किया। रात तक शोभित पूरी तरह सिया से नाराज हो चुका था, लेकिन जब वो कमरे में आया तो उसके दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। सिया ने उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार कर रखा था, वो उसे भूली नहीं थी। शोभित उसके पास आया और उसके चेहरे के करीब झुकते उसके गाल को छू लिया। मुझे तो लगा कि तुम मेरा जन्मदिन भूल गई होगी, लेकिन मैं गलत था यार। आपका जन्मदिन मैं कैसे भूल सकती थी शोभित, वो प्यार से उसके गले में बाहें डालकर बोली। दोनों ने मिलकर केक काटा और सिया ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। आज की रात मैं स्पेशल बनाना चाहता हूँ सिया। सारा सामान समेटकर जब सिया बेड पर आई तो शोभित ने उसे खुद के करीब कर लिया। आज तो सिया का मन भी कर रहा था शोभित के करीब जाने का, क्योंकि पिछले 2 महीने से शोभित बहुत ज़्यादा बिजी था। घर में भी बहुत कम रुकता था, रात में भी आना जाना उसका काम के सिलसिले में बाहर लगा रहता था। और पिछले 1.5 महीने से तो वो लगातार शहर से बाहर रुका हुआ था और उसके करीब नहीं आया था। वो शर्माकर उसके सीने में मुँह छुपाकर उसके सीने के बालों में उंगलियां फंसाती हुई उसे उत्तेजित करने लगी और उसकी इस अदा पर शोभित कुर्बान हुआ था। बिना उसे संभलने का मौका दिए वो उस पर बरसने लगा। आज शोभित ने खास ख्याल रखा था कि सिया को तकलीफ न पहुंचे, क्योंकि उसे पता था एक नन्ही सी जान सिया के वजूद में पड़ रही है। लेकिन शोभित की थोड़ी सी शिद्दत भी सिया को निढाल करने लगी थी, उसे तकलीफ देने लगी थी। शायद वजह यह थी कि प्रेगनेंसी का 5वां महीना था, ऊपर से सिया कमज़ोर भी थी और आज पूरे दिन की भागदौड़ उसे थका कर रख चुकी थी। शोभित के काम में बस थोड़ी सी तेजी आई थी कि सिया को तेज दर्द का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर दर्द के साफ निशान थे। वो बार बार शोभित को रोक रही थी, मगर वो अब इस कंडीशन में था कि रुक नहीं सकता था। वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। सिया की सिसकियां निकलने लगीं और शोभित अपने काम में बिजी रहा। और फिर कुछ देर बाद कमरा सिया की चीखों से गूंज उठा। शोभित घबरा गया और तुरंत सिया को छोड़कर उसका चेहरा थपथपाने लगा। क्या हुआ सिया, तुम्हें क्या हो गया? पूरे कमरे में सिया की चीखें गूंजने लगीं और थोड़ी देर बाद जब बेड पर गर्म तरल पदार्थ बहता हुआ दिखा तो शोभित आर्या की जान निकल गई। स्किन कलर की बेडशीट तेजी से रंग बदल रही थी, उस पर लाल धब्बे फैलते जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और तुरंत अपनी माँ को बुला लिया। सिया को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। तब तक वो दर्द के सहते सहते बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। जब डॉक्टर बाहर आई तो उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने शोभित को जमकर डांटा और बताया कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिया का मिसकैरेज हो गया था और वो मौत के दरवाजे तक जाकर लौटी थी। बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और सिया में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ज़िंदगी की लड़ाई खुद से लड़ पाती। उसका बच्चा भी ख़त्म हो चुका था। शोभित के कानों में ये किसी विस्फोट की तरह गूंजा और वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। जब सिया को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो वो एकदम से गुमसुम हो गई। एक चुप्पी जो उसके होंठों पर लग चुकी थी अब टूटने का नाम नहीं ले रही थी। सब उसे पुकार पुकार कर थक चुके थे, मगर सिया की हालत का पता चलने पर उसके मम्मी पापा भी आ गए थे, मगर सिया ने उनसे भी कोई बात नहीं की थी। वो सदमे की हालत में थी। उसे घर तो ले आए मगर उसकी चुप्पी नहीं टूटी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और सिया भी थोड़ा संभल गई, मगर अपने बच्चे को वो नहीं भुला पाई। भुलाती भी कैसे? 5 महीने तक उसने अपने अंदर एक नन्ही सी जान को महसूस किया था। क्या उसे भूल पाना इतना आसान था? शोभित ने भी कई बार उसे बुलाया, उसे माफ़ी मांगी, मगर उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। वो खाली खाली नज़रों से बस शोभित को देखती रहती थी। जितनी तकलीफ उस इंसान ने उसे दी थी उसके बाद तो उसे चाहिए था कि वो शोभित को छोड़कर चली जाती, मगर उसने ऐसा सोचा तक नहीं था। शोभित अब चुप हो गया था और उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखता, मगर एक बदलाव सिया ने उसमें महसूस किया था। अब वो उसके पास नहीं आता था। सिया के मिसकैरेज को 3 महीने हो चुके थे, मगर फिर भी शोभित ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन वो सिया के लिए एक सुंदर सा सूट तोहफे में लाया, मगर सिया ने उस तोहफे की तरफ दूसरी बार देखा तक नहीं। शोभित चाहता था कि वो सूट पहनकर तैयार हो जाए, क्योंकि वो उसे अपने एक दोस्त के घर एक दावत में लेकर जाना चाहता था। जबकि सिया को ऐसा लगता था कि शायद आज फिर उसकी रात तकलीफ़ों में गुजरेगी। शोभित को उस पर पूरा हक था और वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, मगर अब सज धज कर उसके लिए तैयार होना सिया के बस से बाहर था। उसे अपने बच्चे की मौत भूले नहीं भूलती थी। इस मामले में वो हद से ज़्यादा बेबस हो चुकी थी। शाम को जब शोभित कमरे में आया तो उसने सिया को वैसे ही सादे कपड़ों में देखा। उसने शोभित द्वारा लाया गया सूट नहीं पहना था। सिया,
तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस लेकर आया था ना, वो पहन लो जल्दी से, जाओ शाबाश। शोभित ने बहुत मीठे लहजे में कहा। तभी सिया ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। नहीं, मुझे आपके लाए हुए कपड़े नहीं पहनने। आपको मेरे शरीर की ज़रूरत है ना, तो आप अपनी इच्छा वैसे भी पूरी कर सकते हैं। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ या आपको किसी बात से मना कर रही हूँ? ये पहला इतना लंबा वाक्य था जो इन 3 महीनों में सिया ने शोभित से कहा था। शोभित एक पल के लिए सन्न खड़ा रह गया। फिर उसने सिया से बहस करना शुरू कर दी। सिया चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही, जबकि शोभित गुस्से में बोलता चला जा रहा था। मम्मी ने भी शोभित को डांटना शुरू कर दिया और कहने लगी, सिया की हालत तो देखो, वो मानसिक रूप से परेशान है, उसने अपनी संतान को खोया है। मम्मी की बात सुनकर शोभित का गुस्सा फूट पड़ा। अगर इसने अपनी संतान को खोया है तो मैंने भी खोया है, लेकिन यह है कि इसकी चुप्पी खत्म नहीं हो रही। मैं दीवानों की तरह इसके आगे पीछे घूमता हूँ, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। शोभित गुस्से में चीखने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि पापा को बीच में दखल देना पड़ा और शोभित को डांटना पड़ा, जिससे शोभित और ज़्यादा आपे से बाहर हो गया और घर छोड़कर चला गया। और अब वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से पूरे 6 महीने बाद लौटा था और सिया को चिढ़ाने के लिए सारा को अपने साथ लेकर आया था। लेकिन जब वो सिया के करीब हुआ तो पुराने जज्बात मचल उठे। मोहब्बत जो दिल में दबाने की कोशिश की फिर से सर उठा चुकी थी और वो सिया के वजूद में गुम हो गया था। लेकिन सिया एक बार फिर उससे बदजन हो चुकी थी। 3-4 दिन सिया की चुप्पी की भेंट चढ़ गए। उस रात के बाद शोभित ने फिर सिया के कमरे की ओर रुख नहीं किया था। 5वें दिन शोभित ने तलाक के कागजात लाकर सिया के सामने रख दिए। ये लो, मैंने तुम्हारे फैसले का सम्मान किया है। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो बाद में मैं भी कर दूंगा। शोभित वो पेपर सिया के कमरे में रखकर वापस पलट ही रहा था कि सिया अचानक दौड़ती हुई आई और शोभित के गले लग गई। गलती भी आपकी थी। मेरे मना करने और तकलीफ में होने के बावजूद आपने ज़बरदस्ती की। हमने अपना बच्चा खो दिया। फिर 3 महीने तक आपने कोई कोशिश नहीं की मेरे पास आने की। फिर एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर आप घर छोड़कर चले गए। क्या मेरी तकलीफ़ आपको नज़र में इतनी छोटी थी कि आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाते? आपने सारा से सगाई की बात सुनाकर भी मुझ पर अपनी मनमानियाँ थोप दी, तो मैं क्या करती? आप तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकालना चाहते थे। आप चाहें तो सारा से शादी कर लें, लेकिन मुझे तलाक मत दें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने बच्चे को खोया है, लेकिन अब आपको खोना नहीं चाहती। शोभित ने अपने बाजुओं का घेरा सिया के चारों ओर बांध दिया और उसके सिर पर अपने होंठ रख दिए। मैं सारा से शादी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगा मेरी दूसरी शादी की बात सुनकर तुम लड़ोगी, झगड़ोगी और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने तो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। और फिर मेरे पास आने पर भी तुम्हें मेरी मोहब्बत महसूस नहीं हुई, बल्कि तुमने उसे वासना का नाम दे दिया। पहले 3 महीने मैं इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आया था क्योंकि मुझे तुम्हें खोने से डर लगने लगा था। घर भी इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें फिर से कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था, लेकिन मेरा यकीन करो सिया, उस रात मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ हो गया। शोभित का लहजा दुखी भी था, जबकि सिया बार बार माफ़ी मांगती। शोभित ने उसके हाथ थामकर अपने होठों से लगा ली और बोला, नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतने महीनों तक तकलीफ दी। हमारे रिश्ते में दोनों की मर्जी ज़रूरी थी, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी मर्जी तुम पर थोपी। आज के बाद मैं कभी तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हें प्यार करूँगा। शोभित ने आगे बढ़कर सिया का गाल छू लिया। सिया नम आँखों से मुस्कुरा दी तो अब वो पहले से ज़्यादा सिया का ध्यान रखने लगा, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखता। संध्या जी और प्रताप जी खुश थे कि उनके बच्चों का घर टूटने से बच गया। 15 दिन हो चुके थे और शोभित ने सिया से कोई रिश्ता नहीं बनाया था। बस उसे अपनी बाहों में लेकर अपने सीने से लगाकर उसकी खुशबुओं को महसूस करता हुआ सो जाता। उसके बदले हुए व्यवहार पर सिया खुश थी, लेकिन अब सिया को भी उसकी संगत की तलब होने लगी थी। और एक रात जब सिया उसकी पसंद की नाइटी में तैयार होकर उसके सामने आई तो वो खुशी से खिल उठा। वो उसके इरादे भांप गया था। उसे अपनी बाहों में समेट कर उसके नाजुक लबों को छू लिया। और वाकई उस रात शोभित ने साबित कर दिया कि वो सिया से कितनी मोहब्बत करता है। उसने अपने आप को बदल लिया था। उस रात उसने सिया को बिल्कुल फूलों की तरह छुआ था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया, और इस नरम एहसास में सिया आज दिल से पहली बार उसका साथ दे रही थी। बदगुमानियों के बादल छट चुके थे। अब हर तरफ एक रोशन सुबह आने को तैयार थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना
रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।